हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को गति के प्रकार के बारे में बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि जो गति के प्रकार होते हैं वो क्रमशः कितने होते हैं और साथ ही इनके प्रकारों में कौन कौन सी गतियों का वर्गीकरण किया गया है और साथ ही इन गतियों की पहचान हम किस तरीके से कर सकते हैं, इन सब के बारे में दोस्तों फुल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को दोस्तों प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए दोस्तों आप लोग को मेरे इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखना होगा। अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट एंड तक अगर देख लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए कि आप लोगों को गति के प्रकार से संबंधित दोस्तों कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहेगी। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि बिना देर किए गति के प्रकार को समझते हैं। तो दोस्तों, गति के प्रकार को समझने के लिए सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि आखिर जो गति के प्रकार है वो दोस्तों किस लिए किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि गति का जो प्रकार है वो दोस्तों गति का विस्तृत अध्ययन करने के लिए किया गया है, जिसमें आप लोग गति के माध्यम से समझ पाए कि इस संसार में जो वस्तुएं हैं वो अपने किस स्वरूप और किस गुण के साथ गति कर रही हैं। इसीलिए हमारे वैज्ञानिकों ने गति के प्रकार को दोस्तों विभाजित किया है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि इस प्राकृतिक में जो गतियां होती हैं वो जटिल होती हैं। यानी कहने का मतलब कि इस प्राकृतिक में बहुत सी दोस्तों गतियां हैं, इतनी गतियां हैं कि आप दोस्तों उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस प्राकृतिक में ऐसी ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनमें दोस्तों कई प्रकार की गतियां उसमें उपस्थित होती है। यानी अगर आप किसी वस्तु की गति को देखकर ये बता सकते हो कि ये वस्तु इस वाली गति क्या है या इस गति क्या है, तो दोस्तों ऐसा संभव नहीं है। इस प्राकृतिक में ऐसी भी वस्तुएं हैं जो अपने साथ एक ही साथ एक से अधिक गतियों के गुण को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने गति का जो स्वरूप है उस प्रकृति के लिए दोस्तों जटिल के रूप में माना है। यानी जो गतियां होती है हमारी वो जटिल होती हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें सामान्य रूप से गतियों के प्रकार के बारे में, तो वो क्रमशः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आपका वस्तु के पथ की प्रकृति के आधार पर और दूसरा है आपका विमा के आधार पर। यानी कि हमारे वैज्ञानिक ने जो दोस्तों आपकी गतियों के जो प्रकार हैं उन्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से इनका अध्ययन करने के लिए इन्हें दो भागों में बांटा है, जिसमें पहला कौन है वस्तु के पथ की प्रकृति के आधार पर और दूसरा कौन है विमा के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वस्तु के पथ की प्रकृति के आधार पर समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए वस्तु के पथ का मतलब क्या होता है, पथ का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, यानी जो वस्तु अपने जिस रास्ते पर गति करती है उस रास्ते के गुण के अनुसार जो गतियों का वर्गीकरण किया गया है उसी को दोस्तों हम लोग बोलेंगे वस्तु के पथ की प्रकृति के आधार पर गति का वर्गीकरण। यानी कि इसमें जो गतियां आएंगी वो दोस्तों वस्तु के पथ के गुण अनुसार आएंगी। यानी इनके पथ के गुण के आधार पर जो गति होंगे उनके दोस्तों यहाँ पर विभाजन किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें पहला गति का, तो वो है दोस्तों आपका आस्थानांतरित गति। कौन है आस्थानांतरित गति। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि आस्थानांतरित गति होता क्या है। तो दोस्तों देखिए नाम से हम लोग समझ सकते हैं कि आस्थानांतरित का मतलब होता है आस्थानांतरण। आस्थानांतरित का मतलब क्या होता है आस्थानांतरण, जिसका मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ना। यानी एक बिंदु से या बोल सकते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर अग्रसर होना। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि यहाँ पर जब बात है स्थानांतरित का मतलब स्थानांतरण से, और स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ना, तो कहीं ना कहीं इसमें जो गति आएंगी वस्तुओं की वो केवल यही बताएगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ना है। तो दोस्तों इस संसार में ऐसी कोई गति नहीं है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं बढ़ती है। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं बढ़ेगी तो दोस्तों उसमें गति कहाँ से होगा। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हर प्रकार की गतियां क्या होंगी दोस्तों, वो अपने गुण को प्रदर्शित करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमको ये समझना होगा कि इसमें जो स्थानांतरण होगा वो होगा सरल रेखा में। किसमें होगा सरल रेखा में। तो इसीलिए आप इसकी परिभाषा से समझ सकते हैं, जब कोई वस्तु या कण एक सरल रेखा कहने का मतलब कि सीधा पथ। ठीक है, जब कोई वस्तु या कण, देखिए कण हमने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि आपके इस पृथ्वी में कुल जितने सारे दोस्तों वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को दोस्तों कण के रूप में माना गया है। क्यों, क्योंकि दोस्तों जब इनका अध्ययन किया जाता है तो जो भी आपके कार हो गए, मोटरसाइकिल हो गए, ट्रेन हो गए या कोई अन्य वस्तु हो गए, तो उनके गति को दोस्तों हम लोग निरूपण करने के लिए उन वस्तुओं को कण के रूप में मान लेते हैं। ठीक है, यानी इस पृथ्वी के लिए क्या है वो कण के ही समान है।
इसीलिए यहाँ पर मैंने कण शब्द का प्रयोग किया है। जब कोई वस्तु या कण एक सरल रेखा या वक्र रेखा, वक्र करने का मतलब कि जो घुमावदार हो, ठीक ना। अब देखिए आपके इस संसार में ऐसा कोई सड़क नहीं है जो कि सीधा है, ऐसा कोई रेलवे पटरी नहीं है जो कि डायरेक्टली सीधा है, वो कहीं ना कहीं घूमेगी, यानी कहीं ना कहीं क्या होगी, थोड़ी सी मुड़ेगी। तो जो मुड़ रही है ना, तो उसी को बोलेंगे वक्र। यानी वक्र का मतलब होता है कि जो बिल्कुल भी सीधा नहीं है, थोड़ा सा क्या हो, वो घुमावदार हो। वक्र का मतलब होता है घुमावदार। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा एक सरल रेखा या वक्र रेखा पर गति करता है तो उसे अस्थानांतरित गति कहते हैं। जैसे में ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता हुआ पिंड, अगर कोई पिंड ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है तो उसका दोस्तों जो पथ होगा वो बिल्कुल भी वक्राकार नहीं होगा, यानी कि वो डायरेक्टली क्या होगा, वो सरल रेखा की ओर, यानी वो दोस्तों सीधे की ओर क्या होगा, वो नीचे गिरेगा। जैसे कि अगर कोई पेड़ से अगर फल टूटकर नीचे गिरे तो वो दोस्तों क्या करेगा, अपने पथ में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं करेगा, यानी उसकी जो दोस्तों पथ की जो दिशा होगी वो बिल्कुल भी वक्राकार, मतलब इस तरीके से ना होकर कैसा होगा, वो डायरेक्टली सीधा होगा और क्या होगा, वो नीचे धरती पर गिरेगा। तो ये जो गति होगी वो कैसी होगी, अस्थानांतरित गति। और जब इसका पथ है एक सीधी रेखा यानी कि एक सरल रेखा में, तो इसी गति को बोलते हैं सरल रेखीय गति। लेकिन यहाँ पर मैंने वक्र रेखा का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि अगला उदाहरण कौन है, सीधे सड़क पर चलती हुई कार। तो दोस्तों आप ही बताना कि आपके इस पृथ्वी पर ऐसी कौन सी सड़क है जो कि सीधा है। इस पृथ्वी पर या किसी भी देश में ऐसी कोई भी सड़क नहीं है जो कि दोस्तों सीधा है, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, हल्का सा दोस्तों जरूर मुड़ेगा, यानी कि ऐसे 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 फिर ऐसे भी मुड़ सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर सीधा ही समझकर रखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम सीधा समझ कर रखते हैं तो हमारा मतलब होता है कि एक दिशा की ओर आगे बढ़ना, मतलब एक ही दिशा में चलना। तो दिशा तो हमारा एक ही है, मतलब एक दिशा की ओर हम चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपका जो पथ है ये कोई आवश्यक नहीं है वो सीधा ही होगा, आगे जाकर यह घूम भी सकता है। आप लोग खुद समझ सकते हैं कि कोई भी दोस्तों आपके शहर में या आपके राज्य में कोई सड़क नहीं है जो कि डायरेक्टली क्या है, वो सीधा है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं क्या है, उसका मुड़ाव है। तो मुड़ाव होने के कारण हमने यहाँ पर वक्र का प्रयोग किया है, क्योंकि वक्र रेखा होती है घुमावदार और सरल रेखा होती है डायरेक्टली सीधा, ठीक है। अगला कौन है, बंदूक से निकली गोली। अब देखिए जो बंदूक से गोली निकलती है उसमें बिल्कुल भी दोस्तों इसका जो पथ होगा वो चेंज नहीं होगा, यानी इसका जो पथ होगा वो सरल रेखीय होगा, यानी अपने पथ में बिल्कुल भी बदलाव नहीं करेगी। बंदूक से अगर गोली निकलती है या फिर धनुष से अगर तीर निकलता है तो इनके पथ में दोस्तों कोई बदलाव नहीं होता। या गुर्देल से अगर दोस्तों आप कोई पत्थर को अगर आप छोड़ते हो तो उसके पथ में कोई बदलाव नहीं होता। तो इनकी जो दिशा होती है एक निश्चित होती है, सरल रेखीय होती है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि यह कौन सी गति है, तो यह अस्थानांतरित यानी कि सरल रेखीय गति है। लेकिन अगर कोई भी कण या पिंड अगर सीधे चलने के बजाय सीधे चल रहा है लेकिन थोड़ा सा अगर अपने आप को वक्र कर ले रहा है, यानी थोड़ा सा मुड़ जा रहा है, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, सरल रेखीय गति ही बोलेंगे। जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं उसे ध्यान से आप लोग समझते रहना, जिसमें आपका कौन हो जाता है, सड़क पर चलती हुई कार या रेल पर चलती हुई ट्रेन यानी रेलगाड़ी। समझ सकते हैं ना, कोई भी रेलगाड़ी दोस्तों डायरेक्टली सीधा नहीं चलती है, वो कहीं ना कहीं क्या होगी, हल्का फुल्का जरूर घूमती है, ठीक है, उसमें मुड़ा होता है। लेकिन फिर भी हम लोग उसकी गति को सरल रेखीय गति ही मानकर चलते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा दूसरा है आपका घूर्णन गति, ये समझ गए ना, स्थानांतरित गति। अब हम बात करते हैं घूर्णन गति का मतलब। तो घूर्णन गति में जो घूर्णन शब्द है इसका मतलब होता है घूमना, इसका मतलब है रोटेट करना यानी कि घूमना, ठीक है। तो देख सकते हैं इसकी परिभाषा क्या बताया जा रहा है, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करता है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि एक निश्चित बिंदु आप है और एक पत्थर को आपने रस्सी से बांध दिया है और उसको दोस्तों क्या कर रहे हैं, आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये जो पत्थर होगा वो आपके चारों ओर घूमेगा, चारों ओर क्या करेगा, घूमेगा। क्यों घूम रहा है, क्योंकि आपने उसको दोस्तों घुमा रखा है, और आप जब घुमा रहे हैं तो आप उस पत्थर के लिए क्या है दोस्तों, एक निश्चित बिंदु है और आपके वो चारों ओर क्या कर रहा है, वो पत्थर घूम रहा है। तो उस गति को हम लोग बोलेंगे कौन सी गति, घूर्णन गति के नाम से जानेंगे, उसी को बोलते हैं रोटेट गति। और इस घूर्णन गति को ही दोस्तों हम लोग बोलते हैं वृत्तीय गति, इसीलिए मैंने यहाँ पर वृत्तीय गति को बिल्कुल भी नहीं दिखाया है। अब आप ये मत सोचना कि वो वृत्तीय गति भी होता है, सर ने नहीं लिखा है। तो घूर्णन गति ही वृत्तीय गति कहलाता है, क्योंकि वृत्तीय गति में कुल
जितने सारे दोस्तों आपके गति देखे जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं घूर्णन करता है। जैसे कि पृथ्वी की गति, जो पृथ्वी होता है वो सूर्य की ओर क्या कर रही है, वो दोस्तों परिक्रमा कर रही है, यानी कि घूम रही है, यानी कि घूर्णन कर रही है। तो कहीं ना कहीं क्या कर रही है कि जो आपका पृथ्वी है वो दोस्तों सूर्य क्या होगा, एक निश्चित बिंदु होगा और उसके चारों ओर क्या कर रही है, वो परिक्रमा कर रही है, यानी कि घूम रही है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग बोलेंगे कि वो भी कौन सी गति है, घूर्णन गति। हाँ, जब उसका पथ दोस्तों होता है वृत्ताकार, तो वृत्ताकार पथ के आधार पर हम लोग ये समझते हैं कि उसकी जो गति है वो वृत्तीय गति है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें दोस्तों गति करने का, तो गति कैसी करती है, तो दोस्तों रोटेट यानी घूमने वाली, इसलिए इसको हम लोग घूर्णन गति के रूप में जानते हैं। यानी कि अगर पथ वृत्ताकार हो जाए तो आप उसे वृत्तीय गति बोल सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो घूर्णन गति को ही वृत्ताकार गति भी कहा जाता है, क्योंकि सौर मंडल में जिस दोस्तों पथ पर पृथ्वी अपना घूर्णन करती है वो पथ भी वृत्ताकार नहीं है दोस्तों, अंडाकार है, ठीक है। बात को मेरा समझ कर रखिएगा। देखिए अगला कौन है, लट्टू का घूमना। तो लट्टू क्या करता है, मान लीजिए लट्टू है और लट्टू घूम रहा है, तो लट्टू क्या है दोस्तों, जमीन पर जिस बिंदु पर लट्टू नाच रहा है उस बिंदु के चारों ओर क्या करता है, लट्टू घूमता है। मतलब इस बिंदु पर लट्टू खड़ा है और इसके चारों ओर क्या हो रहा है, मतलब इस बिंदु के चारों ओर क्या कर रहा है, लट्टू नाच रहा है। तो इसकी गति को हम लोग कौन सी गति बोलेंगे, तो घूर्णन गति हम लोग बोलेंगे, ठीक है। और पंखे का घूमना, ठीक है, आपका पंखा हो, छत पंखा हो या दोस्तों स्टैंड पंखा हो, कैसा भी पंखा हो, अगर वो घूमता है, चाहे हेलीकॉप्टर का पंखा हो, तो देख सकते हैं वो भी किसी एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमता है। यानी कि अगर ये दोस्तों आपका पंखा हो गया तो हाई क्या होगा, हाई एक निश्चित बिंदु होगा हाई वाला, और इसी बिंदु के चारों ओर क्या होगा, ये दोनों डायनामा घूमेगा। तो इसकी भी गति को हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी भी गति को दोस्तों हम लोग बोलेंगे घूर्णन गति। और जब इसका पथ कैसा है, तो पथ दोस्तों वृत्ताकार है, यानी कि वो वृत्त की तरह, मतलब एक तरीके से ये दोस्तों वृत्ताकार पथ की ओर घूम रहे हैं, तो इसलिए इस गति को वृत्तीय गति के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा नहीं कि वृत्तीय गति अलग होता है, इसी को वृत्तीय गति के रूप में क्या करते हैं हम लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया कि एक पत्थर को बांध कर अगर दोस्तों अगर आप इस तरीके से घुमाइएगा तो घूर्णन भी है और वृत्तीय भी है, ठीक है। आगे समझिएगा कौन है इसमें अगला, दोलन गति, ठीक है, जिसको हम लोग दोस्तों दोलनी गति के रूप में भी जानते हैं। दोलन गति का मतलब होता है कि दोस्तों किसी एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे की ओर दोस्तों बढ़ना। यानी कि अगर आपको कोई ऐसी गति दिखाई दे जो किसी एक निश्चित बिंदु की ओर आगे और पीछे की ओर दोस्तों क्या करती है, वो गति करती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं दोलन गति। देख सकते हैं यदि कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु अथवा साम स्थिति के इर्द गिर्द, मतलब आगे पीछे एक ही निश्चित पथ पर गति करती है, तो उसे दोलनी गति कहते हैं, यानी दोलन गति कहते हैं। जैसे में झूले की गति, तो दोस्तों झुलुआ आप लोग देखे होंगे, जब आप झुलुआ में दोस्तों झूलते हैं तो उसमें आप लोग क्या देखते हैं, उसमें आप लोग दोस्तों ये देखते हैं कि देखिए जैसे कि अगर आप यहाँ पर मान के चलते हैं ये झुलुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये झूला है, ये झूला, ठीक है, अगर ये झूला अगर यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, बल के कारण अगर वहाँ जाएगा तो फिर क्या होगा, वहाँ से वो दोस्तों यहाँ पर आएगा, इस तरीके से यहाँ पर, फिर क्या होगा, फिर यहाँ से यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। यानी कि वो क्या कर रहा है कि इस निश्चित बिंदु के दोस्तों एक निश्चित पथ, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, वो आगे पीछे की ओर वो गति कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे दोलन गति, ठीक है। यानी दोलन का मतलब आप लोग समझ के रखना कि आगे पीछे की ओर गति करना, एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे की ओर क्या करना, गति करना, ठीक है। अगर बात करें दूसरा पेंडुलम की गति, तो आप लोगों ने घड़ी में पेंडुलम का देखा होगा, ऐसे ऐसे घूमता है ना पेंडुलम, तो वो भी देख सकते हैं दोस्तों कि जो पेंडुलम होता है वो भी क्या करता है, आगे पीछे क्या करता है, करते रहता है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसकी जो गति है वो भी कैसी है, तो वो भी दोस्तों दोलन गति है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप किसी गेंद या पत्थर को अगर आप दोस्तों किसी खूंटे से लटका कर अगर आप उसको बांध दे और उसको अगर आप बैट से मारिएगा तो क्या करेगा, आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा फिर पीछे आएगा। यानी कि वो एक निश्चित बिंदु के एक निश्चित पथ पर क्या कर रही है, वो गति कर रही है आगे और पीछे की ओर। तो इसीलिए उस गति को हम लोग किस गति के रूप में देखते हैं, तो हम लोग उसको दोलन गति के रूप में देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक और गति के बारे में जिसका नाम है आवर्त गति। तो दोस्तों आप लोग अब यहाँ पर बोलिएगा कि एक और गति होता है जिसको बोलते हैं आवर्त गति, जो कि आपने यहाँ पर नहीं बताया। तो दोस्तों देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, जो आवर्त गति होता है वो भी दोस्तों एक प्रकार का दोलन गति ही होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग आवर्त गति को इसलिए यहाँ पर समझते हैं क्योंकि आवर्त गति का मतलब होता है निश्चित अंतराल पर अपने गति को दोहराना।
यानी कि निश्चित अंतराल पर जो अपनी गति को दोहराता है उसी को बोलते हैं आवर्त गति। जैसे कि उदाहरण में कह सकते हैं, जैसे कि झूले की भी गति क्या हो सकती है, आवर्त गति हो सकती है भाई, क्योंकि वो भी क्या कर रही है, अपनी गति को दोहरा रही है, आगे फिर पीछे फिर आगे फिर पीछे, और हालांकि वो दोलन है, आगे पीछे को बढ़ रही है, लेकिन अपनी गति को दोहरा रही है, आगे फिर पीछे आगे फिर पीछे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आवर्त गति। अगर हम बात करें पृथ्वी की गति का, तो भी क्या कर रही है, अपनी गति को दोहरा रही है। कब, हर 365 दिन और 4 घंटे में, यानी 365 दिन और 4 घंटे जैसे ही होते हैं वो दोस्तों क्या करती है कि सूर्य का एक परिक्रमा पूरा कर लेती है। आपको पता होगा कि 365 दिन 4 घंटे में क्या करता है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है, और फिर यही जो परिक्रमा होगा फिर वो दोहराएगी 365 दिन 4 घंटे के बाद, फिर 365 दिन 4 घंटे के बाद इस गति को वो दोहराती रहेगी। इसीलिए इस गति को हम लोग किस रूप में देख सकते हैं, तो आवर्त गति के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर सिलाई मशीन के सुई की गति, तो सिलाई मशीन के सुई की गति देखें ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहता है, तो यानी क्या कर रहा है वो निश्चित अंतराल पर अपनी गति को दोहरा रहा है, ऊपर नीचे होते रहता है, तब ना कपड़ा सिलाता है, तो निश्चित अंतराल पर अपनी गति को दोहरा रहा है। या फिर आप देख सकते हैं डमरू जैसे ऐसे बजाया जाता है, ऐसे डम 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 बजाया जाता है ना, तो वो भी कौन सी गति होगी, वो भी दोस्तों आपका आवर्त गति होगी, आवर्त गति। तो ये आपको लग रहा है कि अपनी गति को दोहरा रहा है तो आवर्त गति है, लेकिन अगर वास्तव तौर पर देखें तो ये दोलन गति है। यानी कि निश्चित बिंदु होगा कौन, तो आपका ये हाथ जो ऐसे कर रहे हैं, निश्चित बिंदु आपका हाथ, ठीक, और क्या कर रहा है कि अपने एक निश्चित पथ पर गति कर रहा है, नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, मतलब आगे फिर पीछे फिर आगे फिर पीछे, तो ये कौन सी गति हो गई, दोलन गति। जब दोहरा रही है तो इसी को हम लोग आवर्त गति के रूप में क्या करेंगे, समझेंगे। ये होता है दोस्तों समझना। अभी ना कि पार्ट बाई पार्ट सब गति को अलग क्या करके डिवाइड करके हम लोग समझें, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका एक वृत्तीय गति भी आपका आवर्त गति हो सकता है। ठीक, हथौड़े की गति, जो हथौड़ा है इसे मिस्त्री लोग या लोहार लोग जो हथौड़े का यूज करते हैं वो भी कौन सी गति है, आपका दोलन गति है, लेकिन अपने दोस्तों गति को दोहराती है। ठीक है, निश्चित अंतराल पर अपनी गति को दोहराती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आवर्त गति। आप लोग समझ गए इतना सब कुछ को। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीमा के आधार पर गति के प्रकार को। तो इसमें अगर बात करें दोस्तों गति के टोटल प्रकार, तो मैंने 5 को बताया, लेकिन मुख्यतः को है, केवल 3 गो है, एक स्थानांतरित गति, एक घूर्णन गति और एक दोलन गति। ठीक है, तो आप लोग इसको दोस्तों नोट कर लीजिएगा। अब जरा समझिएगा बीमा के आधार पर गति के प्रकार। ठीक है, तो दोस्तों देखिए बीमा का मतलब क्या होता है, बीमा का मतलब हम लोग मैथ में भुजा समझते हैं, किसी आकृति की जो भुजा होती है उसको हम लोग बोलते हैं बीमा। ठीक है, यानी अगर किसी आकृति की अगर एक भुजा होगा तो उसको बोलेंगे एक बीमा, अगर किसी आकृति की 2 गो बीमा होगा तो उसको बोलेंगे 2 बीमा, अगर किसी आकृति की 3 गो बीमा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे त्रिविमीय आकृति, यानी 3 डायमेंशनल। तो दोस्तों देखिए एक बीमा वाला आकृति कौन होगा, रेखा, किरण, रेखाखंड, ये क्या होगा, एक बीमा वाला होगा, क्योंकि इसमें क्या होंगे, एक ही भुजा या फिर एक ही रेखाखंड या फिर एक ही किरण शामिल होंगे, यानी एक ही क्या होगा, आपको लंबाई मिलेगा। 2 बीमा वाला कौन होगा, तो आपका दोस्तों कौन सी आकृति, तो समतल में बना आकृति जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई हो, तो लंबाई हो जाएगा 1 भुजा और चौड़ाई हो जाएगा 1 भुजा। तो इस प्रकार से आपके 2 गो बीमा मिल गए, तो उसको हम लोग बोलेंगे कौन सी दोस्तों आकृति, तो द्विमीय आकृति। और जब इसी द्विमीय आकृति यानी लंबाई चौड़ाई के साथ अगर ऊंचाई आ जाए तो इसमें दोस्तों आपके 3 गो बीमा हो जाते हैं, 1 लंबाई, 1 चौड़ाई, 1 ऊंचाई, तो उसको हम लोग बोलेंगे त्रिविमीय आकृति। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग को समझना है, यहाँ पर हम लोग को अक्ष के अनुसार समझना है, अक्ष के अनुसार। तो देखिए अक्ष का निरूपण हम लोग करते हैं इस तरीके से, देखिएगा हाई हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष और ये हो गया z अक्ष। ठीक है, तो दोस्तों अब बीमा के आधार पर बात करें गति के प्रकार का, तो वो होता है 3 गो, क्यों, क्योंकि अक्ष 3 गो, एगो x अक्ष, एगो y अक्ष, एगो z अक्ष। ठीक है, अगर हम इन तीनों अक्षों में से किसी एक अक्ष को अगर गति के लिए दर्शाएं तो उसे बोलेंगे एक बीमीय गति। अगर इन तीनों अक्षों में से किसी एक अक्ष के लिए अगर हम गति को दर्शाएं तो उसे बोलेंगे कौन सी गति, तो एक बीमीय गति। परिभाषा समझना, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा या वक्र पथ के अनुदिश गति करता है, एक सरल रेखा या वक्र पथ के अनुदिश गति करता है,
उसे एक विमीय गति कहते हैं। तो आपने अभी जाना कि सरल रेखा या वक्र पथ पर गति करने वाली कौन सी गति हो सकती है। तो देख सकते हैं ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता हुआ कोई पिंड जैसे फल, या फिर सीधे सड़क पर चलती हुई कार, या रेल पर चलती हुई रेलगाड़ी, या बंदूक से निकली गोली, या धनुष से निकला दोस्तों तीर। क्या हो सकता है, ये आपके सरल रेखीय गति का उदाहरण है। तो सरल रेखीय गति का जब ये उदाहरण है तो इसी गति को दोस्तों हम लोग एक विमीय गति के रूप में जानेंगे। क्यों जानेंगे, क्योंकि दोस्तों यह केवल एक ही पथ पर यानी एक ही पथ यानी एक ही दिशा की ओर क्या करता है, वो गमन करता है। इसमें तीन दिशा है, एगो एक्स अक्ष की दिशा, एगो वाई अक्ष की दिशा, एगो जेड अक्ष की दिशा। तो इन तीनों दिशाओं में ये कोई जरूरी नहीं है कि वो तीनों अक्षों के साथ क्या करेगा, ये दोस्तों आपकी जो सरल रेखीय जो गति है वो गति करेगा। इन तीनों अक्षों में से किसी एक ही अक्ष की ओर क्या कर सकता है, गति कर सकता है। या तो वो एक्स अक्ष की ओर गति करे, या तो वो वाई अक्ष की ओर गति करे, या तो वह जेड अक्ष की ओर गति करे। ठीक है, तो देख सकते हैं एक ही अक्ष मतलब एक्स वाई या जेड अक्ष। ठीक है, इस प्रकार की गति में केवल एक ही अक्ष एक्स वाई या जेड या एक ही दिशा के बारे में बात की जाती है। तो समझ में आया, एक विमीय गति किसको बोलते हैं। एक विमीय गति का मतलब कि कोई एक ही निर्देशांक आपको मिलनी चाहिए, या तो एक्स निर्देशांक या तो वाई निर्देशांक यानी कि या फिर जेड निर्देशांक, जिसमें केवल आपको एक ही दिशा के बारे में क्या होती है, आपको गणना करनी पड़ती है, उसको बोलेंगे हम लोग एक विमीय गति। जैसे में बंदूक से निकली गोली एक ही दिशा को व्यक्त करेगा, किसी भी दिशा में जाएगा तो उसकी दिशा एक ही होगी। आपका सड़क पर चलता हुआ जो गाड़ी होगा वो कहीं पर भी जाए उसकी दिशा एक ही होगी। ठीक है, हाँ हालांकि हल्का फुल्का मान के चलते हैं, देखिए दोस्तों उसकी दिशा तो मान के चलते पथ के अनुसार बदलती रहती है, लेकिन अगर सीधे की बात करें, अगर सीधे चल रहा है तो उस समय तक उसकी जो दिशा होगी वो एक ही होगी, उस समय तक जब तक वो सीधे चल रहे हैं। ठीक है, फिर मुड़ जाएगा तो फिर वो सीधा हो जाएगा, तो फिर उस समय क्या होगा, उसकी दिशा कोई ना कोई दोस्तों मिलेगी। इस तरीके से समझना है, यहाँ पर समझना पड़ता है, नहीं तो फ्लॉप कर जाइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं द्विविमीय गति। तो द्विविमीय गति मतलब जैसे कि मैंने आप लोग को मैथ में अभी समझाया, जिसमें लंबाई के साथ चौड़ाई हो, यानी दो गो बीमा हो, दो गो भुजा हो। उसी प्रकार से आपकी गति को प्रदर्शित करने के लिए जब दो गो अक्ष आएंगे तो उसको बोलेंगे द्विविमीय गति। एक विमीय गति में आपके तीनों अक्षों में से कोई एक ही अक्ष आता था, या तो एक्स अक्ष, या तो वाई अक्ष, या तो जेड अक्ष। लेकिन द्विविमीय गति में आपके दो ठो अक्ष आएंगे, या तो एक्स वाई अक्ष, या तो वाई जेड अक्ष, या फिर जेड एक्स अक्ष। यानी दो अक्षों के बीच क्या होगा, अगर कोई वस्तु गति करेगा तो उस वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविमीय गति बोलेंगे, यानी उस वस्तु की गति को द्विविमीय गति बोलेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे समझेंगे और कैसे पता करेंगे कि कोई वस्तु हमारे दो अक्षों के बीच क्या कर रही है, गति कर रही है। तो दोस्तों समझ के रखना आप लोग कि जब भी आपका दो गो बीमा मिलेगा तो समतल का निर्माण होगा, यानी क्षेत्र का निर्माण होगा। क्षेत्र कैसे बनता है, लंबाई और चौड़ाई से। लंबाई और चौड़ाई के मिलने से आपका क्षेत्र बनता है, और क्षेत्र जब बनता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो समतल का निर्माण करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप लोग समझ के रखना कि जब भी कोई वस्तु समतल पर गति करती है, समतल करने का मतलब कि आपका फर्श हो सकता है, आपका जमीन हो सकता है। ठीक है, ये जो या फिर आपका क्या बोलते हैं कैरम बोर्ड का जो सतह होता है वो भी आपका क्या हो सकता है, समतल हो सकता है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे दोस्तों आपके उदाहरण हैं जो कि समतल के रूप में जाने जाते हैं। कोई भी अगर वस्तु समतल में गति करती है तो उसके गति को द्विविमीय गति के रूप में जाना जाता है। ना समझ में आया, उदाहरण से समझ में आएगा। देखिए बताया जा रहा है, जब कोई वस्तु दो अक्षों के बीच या एक निश्चित समतल में गतिशील हो। अब भाई जब समतल में गति कर रहा है तो दो गो अक्ष आएगा ही आएगा। अब कौन आएगा पता नहीं है, लेकिन दो गो आएगा। एक्स वाई भी आ सकता है, या फिर वाई जेड भी आ सकता है, या फिर जेड एक्स भी आ सकता है। तो वस्तु की गति को द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे यहाँ पर समझिएगा, देखिए द्विविमीय गति को ही समतलीय गति भी कहा जाता है क्योंकि वो समतल में गति कर रहे हैं। ठीक है, जैसे में झील में चलती हुई नाव। झील कैसा रहता है, झील का जो जल का सतह रहता है ऊपर का, वो कैसा रहता है, वो रहता है समतल। और उसमें जब आप चलाते हैं नाव तो वो जो आपकी नाव चलती है वो किस गति के साथ चलती है, तो वो दोस्तों चलती है आपका द्विविमीय गति के साथ। क्यों, क्योंकि आप समतल में, देखिए द्विविमीय गति का जो मतलब होता है वो केवल समतल से होता है, यानी जो भी कोई वस्तु अगर समतल में गति करे तो उसको बोलेंगे द्विविमीय गति। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी भी दिशा मुड़ सकते हैं। आप सीधे जा रहे हैं, फिर मुड़ गए इधर, फिर मुड़ गए इधर, इसमें सरल
रेखीय पथ से कोई मतलब नहीं होता। आप किधर भी मुड़िए समतल में, बस आपका समतल नहीं बदलना चाहिए। आपकी गति बदल जाए किसी भी दिशा में कोई मतलब नहीं है। आपकी गति और आपकी दिशा दोस्तों बदल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर समतल नहीं बदलना चाहिए, समतल वही होनी चाहिए। जैसे कि कैरम बोर्ड के गोटियों की गति, जब आप कैरम बोर्ड पर गोटियों को खेलते हैं तो गोटियों की जो दिशा होती है, जो गति होती है, वो निरंतर बदलती रहती है। जैसे जैसे मारोगे वैसे वैसे जो गोटियां होंगी, कभी इधर कभी उधर, कभी दाएं कभी बाएं, क्या होती है, वो बदलती रहती है। लेकिन कैरम बोर्ड का जो समतल है वो कभी नहीं बदलता, वो दोस्तों आपका समान ही रहता है, स्थिर रहता है। तो दोस्तों समतल ना बदलने की स्थिति में उस समतल में जो वस्तुएं गति करती हैं उनकी गति को द्विविमीय गति के रूप में जाना जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग द्विविमीय गति। अब देखिए, जैसे ही अगर नाव आपके झील में चल रही है तो आपका कहलाया है द्विविमीय गति। जैसे ही कोई तैरने वाला तैराकी अगर नदी की सतह पर तैर रहा है, नदी की सतह पर तैर रहा है, तो वो क्या है, नदी की सतह पर गति कर रहा है, नदी की सतह पर यानी समतल में क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो तैराकिया नदी की सतह पर तैरते तैरते एक बार घुस जाए पनिया में, एक बार घुस जाए पनिया, देखिए ना, तैरते तैरते एक बार क्या करता है, पनिया को घुस जाता है, तो उसको हम लोग बिल्कुल भी द्विविमीय गति नहीं बोलेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविमीय गति बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका समतल चेंज हो गया, उसके समतल में परिवर्तन हो गया। करता रहा था नदी के सतह पर क्या कर रहा था, गति कर रहा था, लेकिन एक बैग क्या हुआ, वो पानी के अंदर घुस गया, यानी समतल में उसका क्या हो गया, परिवर्तन। मैंने क्या बताया, समतल में ना होना चाहिए परिवर्तन। आप समतल पर क्यों ना तैरो ना, हेने हो तैर चाहे होने तैरो, से मतलब नहीं है, लेकिन अपना समतल चेंज नहीं करना चाहिए। तो समतल वो अपना क्या किया, परिवर्तन कर लिया। जब पनिया के अंदर घुस गया तो हम लोग समझेंगे कि ये कौन सी गति है, तो ये दोस्तों आपका द्विविमीय गति नहीं होकर वो त्रिविमीय गति है। उसी प्रकार से मछली गति देखते हैं ना, जो मछली गति होती है वो आपका द्विविमीय नहीं। जब तक मछली अगर आपका समतल पर चल रही है तो वो कौन सी गति है, समतली है, यानी द्विविमीय गति है। लेकिन जैसे ही वो मछली आपका पानी में घुस गई, अब बताइए कौन सी ऐसी मछली है जो कि डायरेक्ट समतले पर चलेगी, माने जल की सतह पर चलेगी, नहीं चलेगी, कभी नीचे जाएगी, कभी ऊपर आएगी, कभी एक छलांग लगाकर, बड़ी बड़ी जो मछलियां होती है पानी में छलांग लगाती है ऊपर से डायरेक्ट नीचे, समझे। तो ये जो गति होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बिल्कुल भी द्विविमीय गति नहीं बोलेंगे, उसे त्रिविमीय गति बोलेंगे, क्योंकि उसका समतल चेंज हो रहा है, यानी वो समतल पर कर रहा है फिर समतल के अंदर घुस जा रहा है। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम बात करें मैदान में फुटबॉल की गति, तो फुटबॉल आप लोग देखते हो कि जब तक आप फुटबॉल को मैदान में खेल रहे हो, मैदान की सतह पर, तब तक वो उसकी जो गति है वो द्विविमीय रहती है। लेकिन जो फुटबॉल रहता है दोस्तों वो समतल पर थोड़ी ना होता है। आप लोग खेलते खेलते उस फुटबॉल को क्या करते हो, डायरेक्ट आप लोग उसे हवा में भेज देते हो, यानी हवा में भेज कर आप उसका गोल पूरा करते हैं। बताइए, तो अपना वो समतल क्या किया, वो चेंज किया, यानी समतल को छोड़कर वो ऊपर उठ गया। तो यानी क्या हुआ, उसके समतल गति में परिवर्तन हुआ, यानी उसके समतल में परिवर्तन हुआ, जबकि नहीं होना चाहिए था। समतल में जैसे ही परिवर्तन होगा तैसे ही समझेंगे कि इसकी जो गति है वो कैसी गति है, तो वो है असमतलीय, यानी कि त्रिविमीय गति है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, गति का जो स्वरूप है वो बीमा के आधार पर समझते हैं। ठीक है, देखिए झील में चलती हुई नाव, कैरम बोर्ड की गोटियों गति, घूर्णन गति। तो घूर्णन गति मतलब जितना घूर्णन गति है, देखिए पंखे का घूमना, समतले में घूमी, ठीक, एक समतल चेंज ना हुई, कसम घूमे, लेकिन यहाँ पर घूमेगा तो समतल में ही। लट्टू का घूमना समतल पर ही घूमेगा भाई। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना तो वो भी समतल में ही घूमेगा। बोलोगे सर समतल का है, अरे अपने पथ पर घूम रहे हैं ना, तो एक तरीके से मान लो उसका जो पथ है वही समतल है। ठीक है, वही समतल है, तो उसकी जो गति है उसको हम बीमा के आधार पर किस रूप में देखेंगे, तो द्विविमीय गति के रूप में देखेंगे। मेरी बातों को समझ रहे हैं आप लोग ना। ठीक, तो जितना भी आपका घूर्णन गति है वो सारा दोस्तों आपके द्विविमीय गति के रूप में आएगा। लेकिन जब भी कोई वस्तु अगर समतल में गति करता हो और उसके समतल अगर बदलता हो समय के साथ, तो उसको बिल्कुल भी द्विविमीय गति नहीं बोलेंगे। उसकी गति बदल सकती है, दिशा बदल सकती है, लेकिन उसका समतल नहीं बदलना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कौन कौन हो जाएगा भाई, कटी पतंग की गति। कटी पतंग मतलब जब तक आप पतंग को उड़ा रहे हो तब तक एक समतल में ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, मान लो कि आकाश का है समतल है, कभी यहाँ गया फिर यहाँ गया, ऐसे उड़ता है ना, ऐसे उड़ता है। आज जब कट जाएगा तो क्या होगा, उसका समतल में चेंज, ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, ऐसे गिर करके निकाल नीचे आएगा, यानी उसके समतल में चेंजिंग हो रहा है। तो कौन सी गति, त्रिविमीय। अगला है नदी में तैरती हुई मछली गति, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। ठीक, फिर खेल के मैदान में फुटबॉल की गति मैंने आप लोग को बताया। उड़ते हुए चिड़िया की गति, तो चिड़िया क्या होती है दोस्तों, वो बिल्कुल भी एक समतल में गति नहीं करती है, उनकी जो गति होती है वो समतली होती है। कब सीधा उड़ेगी, कब डायरेक्ट नीचे आ जाएगी, कब ऐसे करेगी, यानी उसके समतल में चेंजिंग हो रहा है। तो इतना बहुत कुछ है।
अगर इतना आप गति के प्रकार में अगर समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो समझिए कि आपका पूरा का पूरा जो गति के प्रकार है वो दोस्तों आपका खत्म हो गया। तो आप लोग समझ के रखना, जो स्थानांतरित गति है वही आपका एक विमीय गति है, और जो दोस्तों आपका घूर्णन गति है वही आपका द्विविमीय गति है। तो आज के दोस्तों क्लास यहीं तक। अगर आपको गति के प्रकार के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से नॉलेज मिली है, आपने गति के प्रकार को अच्छे से समझा है, तो प्लीज दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।